नमस्कार, गया गाइडेंस प्रोग्राम में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर विवेक सोनूलाल बर्नवाल गर्ल्स +2 स्कूल में +2 शिक्षक हूँ। पिछले कक्षा में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। आज उसी अध्याय को मैं आगे बढ़ाऊँगा। 11th के बच्चों के लिए यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे, पिछली कक्षा में हम लोग जो बच्चों देखे थे, पढ़े थे, उस पर थोड़ा सा हम रिकॉल डालेंगे, आपको थोड़ा सा वहाँ पर ले जाएंगे कि हम लोग क्या पढ़े थे पिछली कक्षा में। जो बच्चे हमारी पिछली कक्षा नहीं देखे हैं वो गया गाइडेंस प्रोग्राम के YouTube चैनल में जाकर देख सकते हैं पहली कक्षा को। तो जो पिछली कक्षा में मैंने बताया था पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास में, वहाँ पे मैं दिखाया था सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड में निहारिकाओं की उत्पत्ति कैसे हुई, निहारिका बन गए तो गैलेक्सी का निर्माण कैसे हुआ, गैलेक्सी बन गए तो तारों का निर्माण कैसे हुआ। हमने तारा स्टार बनने तक की कहानी सारी बता दी थी। उसमें 3 प्रकार के सिद्धांत का भी हमने विस्तार पूर्वक बताया था। उसमें एक तारक सिद्धांत, द्वैतारक सिद्धांत और आधुनिक बिग बैंग थ्योरी मैंने बताया था। आज मैं इसे आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि पिछली कक्षा में मैंने देखा था कि ये निहारिका है। निहारिका में क्या है, निहारिका जो है एक बादल के रूप में थी, इसमें सिर्फ हाइड्रोजन गैस था। निहारिका कुछ समय के बाद, कुछ समय कहने का मतलब बच्चों करोड़ों अरबों साल की यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो कुछ समय के बाद जो है वो एक गैलेक्सी के रूप में निर्माण आकृति ले लिया और गैलेक्सी में बहुत सारे छोटे बड़े तारे स्टार का निर्माण हुआ। यहाँ तक तो हमने बता दिया था पिछली कक्षा में, और ये भी मैं बता चुका था कि अपनी गैलेक्सी, हमारा जो गैलेक्सी है उसका नाम मंदाकिनी है। मैंने ये पिछली कक्षा में ही बता दिया था, ठीक है। मंदाकिनी हमारी गैलेक्सी का नाम है। पिछली कक्षा में ये बताए थे कि ब्रह्मांड में 100 अरब से भी ज्यादा गैलेक्सी हैं, ठीक है। और हर एक गैलेक्सी में कम से कम 100 अरब से भी ज्यादा तारे हैं। ये सारी हम बता चुके थे, ठीक है। और ब्रह्मांड का जो व्यास है बच्चों 28 अरब पारसेक है, 91.1 अरब प्रकाश वर्ष है, ठीक है। ये चीज आप लोग याद कर लेना कि ब्रह्मांड का व्यास कितना है, वो है 28 अरब पारसेक, 91.1 अरब प्रकाश वर्ष, ठीक है। और हमारी मंदाकिनी का पड़ोसी सबसे जो नजदीकी आकाशगंगा है उसका क्या नाम है, उसका नाम है देवयानी, ठीक है। एंड्रोमेडा हमारा पड़ोसी गैलेक्सी है। यह हमारे पृथ्वी से 2.5 लाख प्रकाश वर्ष दूर है, ठीक है बच्चों। आप लोग बार बार सुन रहे होंगे सर ये प्रकाश वर्ष, तो थोड़ा सा हम प्रकाश वर्ष पर आप लोगों को बता दें कि प्रकाश वर्ष क्या होता है। प्रकाश वर्ष जो होता है बच्चों, दूरी नापने की एक इकाई होती है। तो आप कहोगे सर तो किलोमीटर क्या होता है, तो किलोमीटर भी दूरी नापने की इकाई होती है। किलोमीटर हम लोग धरती पर दूरी नापेंगे, दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, पटना से कलकत्ता जा रहे हैं, तो वो दूरी नापेंगे कि हाँ 1000 किलोमीटर है, 500 किलोमीटर है। ये छोटी दूरी के लिए है। हम वहां पर सेंटीमीटर में दूरी नहीं नापते हैं कि दिल्ली से मुंबई इतना सेंटीमीटर दूर है या दिल्ली से मुंबई इतना मीटर दूर है। क्यों? क्योंकि कहोगे कि ये तो छोटी, सेंटीमीटर जो है छोटी इकाई है, नापने की छोटी इकाई है। इससे तो हम लोग छोटी छोटी वस्तुओं की लंबाई चौड़ाई नापते हैं। किलोमीटर नापते हैं हम लोग जब पृथ्वी पर एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी नापते हैं तो किलोमीटर में नापते हैं। लेकिन जब ब्रह्मांड में दूरी नापने की बात आती है तो वो प्रकाश वर्ष वहां का इकाई हो जाता है। दूरी नापने की इकाई प्रकाश वर्ष हो जाता है। यहां पर हम लोग समझेंगे एक प्रकाश वर्ष क्या होता है, ठीक है। प्रकाश वर्ष जो लाइट आ रहा है, जो प्रकाश आ रहा है, ठीक है, जो प्रकाश आ रहा है, यह क्या है बच्चों, एक
सेकंड में, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। जी हां, पलक झपकते प्रकाश जो है, ये जो लाइट है आप देख रहे हो, वो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय कर लेता है। उसके बाद यही प्रकाश जो है, अगर जो 1 वर्ष में जितनी दूरी तय करता है, ठीक है, ये प्रकाश 1 वर्ष में जितनी दूरी तय करेगा वही 1 प्रकाश वर्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 1 प्रकाश वर्ष। तब तो कहो कि सर तो ये तो बहुत बड़ी है। तो हाँ भाई, हमारा ब्रह्मांड भी बहुत बड़ा है। ब्रह्मांड कोई छोटी सी वस्तु थोड़ी ना है, वो तो बहुत दूर तक फैला हुआ है। तभी तो हमने कहा कि 91.1 अरब प्रकाश वर्ष हमारी ब्रह्मांड का व्यास है, ठीक है। तो अगर जो इसकी प्रकाश की चाल इतनी तेज नहीं होती, तो सोचो सूर्य से पृथ्वी पर आने वाला प्रकाश कितने दिनों में आता। ये इतनी तेज चाल है, तभी तो पृथ्वी पर जो है सूर्य से आने वाला प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 16.6 सेकंड में पहुंच जाता है, ठीक है। 8 मिनट 16.6 सेकंड में पहुंच जाता है। तो सबसे नजदीक मंदाकिनी के हमारे पृथ्वी से जो सबसे नजदीक गैलेक्सी है वो है देवयानी, और देवयानी पृथ्वी से 2.5 लाख प्रकाश वर्ष दूर है, ठीक है बच्चों। ये था कि पिछली क्लास का हम थोड़ा सा ये रिमाइंडर कर दिए। अब देखते हैं आज के क्लास में हम लोग, ठीक है, आज का जो हम क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोगों ने देखा तारे तक निर्माण हो गया। चैप्टर का नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। तो पृथ्वी की उत्पत्ति ही तो अभी तक नहीं हुई है, तो उत्पत्ति होगी, विकास होगा। अब उसकी हम लोग चर्चा करेंगे आज के कक्षा में कि ग्रह का निर्माण, ओरिजिन ऑफ प्लैनेट, फिर सौरमंडल, ठीक है, उसके बाद चंद्रमा और फिर पृथ्वी का विकास अंत में हम लोग आज के चैप्टर में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्रहों का निर्माण, ठीक है, कि ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। तारे का निर्माण हो चुका था, तारा देखो यह सूर्य है, तारे का निर्माण हो चुका है। और अब जो है तारों, जो भी सूर्य है या फिर जो भी तारा है, उसके चारों तरफ धूल कण, गैस के बादल गुरुत्वाकर्षण के कारण इसके चारों तरफ घूम रहे हैं, ठीक है। ये घूमने के क्रम में क्या हुआ, ये जितने भी गैस थे, चट्टान टुकड़े, धूल कण थे, आपस में टकराने लगे। गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में टकराने लगे, गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में मिलने लगे, और मिलकर छोटे बड़े चट्टान का टुकड़ा का रूप ले लिया। जैसे देखो यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं कि कहीं यहाँ पे सूर्य है और इसके चारों तरफ छोटा बड़ा चट्टान का टुकड़ा है। ये धूल कण, ये गैस आपस में मिलकर जो है एक छोटा बड़ा चट्टान का टुकड़ा में बदलने लगा, जिसको हम लोग एस्टेरॉयड कह रहे हैं, ठीक है। वैज्ञानिक क्या कहें उसे? एस्टेरॉयड। अब ये एस्टेरॉयड जो है आपस में फिर मिलने लगे, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति आपस में थे, खींच रहे थे एक दूसरे को, और बहुत ज्यादा घना था वहां पे, एक बहुत ज्यादा नजदीक में थे, इसलिए गुरुत्वाकर्षण शक्ति से खींच ले रहे थे, और एक दूसरे को खींच खींच के क्या किए, एक गुरुत्वाकर्षण के कारण वहां पे जो है फिर जो है आप देखोगे गुरुत्वाकर्षण के कारण कुछ सालों, कुछ लाखों अरबों साल के बाद यहां पे बहुत सारे छोटे बड़े ग्रह का निर्माण हो गया, ठीक है। छोटे बड़े ग्रह का निर्माण हो गया। कहां पर? सूर्य के चारों तरफ जो धूल कण थे, गैस थे, बादल थे, वो सब आपस में गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण मिल गए और छोटे बड़े ग्रह का निर्माण कर लिए, ठीक है। यहां तक तो हमने देखा कि ग्रह का निर्माण अब हो गया।
ठीक है। इस ग्रह के निर्माण में क्या पृथ्वी का भी निर्माण हो गया, सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह थे उसमें निर्माण में पृथ्वी का भी निर्माण हो गया। लेकिन इस समय क्या था, जितने भी ग्रह थे, खासकर पृथ्वी की बात करेंगे तो वो पिघली हुई अवस्था में थी, वो पिघला हुआ अवस्था में था। देखो किस तरह का था, यहां पर हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो जो सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह बने, उस ग्रह में मुख्य रूप से ये 9, ठीक है, ये 9 ग्रह का निर्माण हुआ सूर्य के चारों तरफ। हम बताएंगे, आप लोग कह रहे होंगे कि सर 9 क्यों बोल रहे हैं, 8 ही रह गया है ना। बिल्कुल 8 रह गया है, लेकिन अभी हम बता रहे हैं 9 क्यों, देख लेते हैं। देखो सौर मंडल में कितने क्या क्या हैं, सौर मंडल, सूर्य में जो बन गया ग्रह उसे हम लोग सौर मंडल कह दिए, और सौर मंडल जो है सूर्य का पूरा परिवार है, ठीक है। तो सौर मंडल में क्या क्या है, सूर्य के परिवार में कौन कौन है, तो सौर मंडल में एक स्टार है, 9 ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, ठीक है। 9 नहीं 8 ही हम बोलेंगे, ठीक है, लेकिन हम बताएंगे कि 9वां कहां गया। 9 ग्रह पहले था, अब 8 हो गए हैं। 8 ग्रह हैं, बहुत सारे उपग्रह हैं, लाखों छोटे बड़े एस्ट्रॉइड आज भी बचे हुए हैं, गैस के धूलकण आज भी बचे हुए हैं, ठीक है। धूमकेतु है जो कि 200 साल, कोई 50 साल, बहुत सारे धूमकेतु हैं, कोई 100 साल में दिख जाता है एक बार, कभी कोई 50 साल में दिखता है, कोई जीवन में एक ही बार दिखता है धूमकेतु, बहुत सारे धूमकेतु हैं, है ना। इस तरह के हमारे सौर परिवार में इतने सारे वस्तुएं हैं। अब जो हम कह रहे थे कि प्लूटो, देखो बच्चों क्या है कि ग्रह की एक अपनी परिभाषा होती है। ग्रह की क्या परिभाषा है कि ग्रह में अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, नंबर 1। दूसरा, ग्रह हमेशा तारे की परिक्रमा करता है, ठीक है, तारों की परिक्रमा करेगा ग्रह। और तीसरा, वो अपनी ऑर्बिट में घूमेगा, दूसरे की ऑर्बिट को नहीं काटेगा। प्लूटो से बेचारे से ही गलती हो रही थी। प्लूटो क्या कर रहा था, वरुण की कक्षा में घुसकर उसके कक्षा को काट दिया, ठीक है। तो प्लूटो जो था वरुण की कक्षा को काट दिया, जिसके कारण 2006 में वैज्ञानिकों ने कहा नहीं, ये तो फिर ग्रह की श्रेणी में रहने गया प्लूटो। प्लूटो को बौना ग्रह कहा गया, ठीक है। प्लूटो को क्या कहा गया, बौना ग्रह, और उसे ग्रह से हटा दिया गया। अब हमारे यहाँ 2006 के बाद से हमारे यहाँ हमारे सौर मंडल में 2006 से 8 ग्रह बच गए, ठीक है बच्चों। एक नीचे में देख रहे हो आप कि यहां पर हमने दिखा रखा है कुछ, इसका क्या है मतलब, ठीक है। इसमें आपको दिखाया गया है कि बुध दूरी दिखा दिए हैं सूर्य से, सभी ग्रहों की दूरी, ठीक है। घनत्व किसका, सभी ग्रहों का घनत्व कितना कितना है वो दिखा दिए हैं, इनका व्यास कितना है वो दिखा दिए हैं, उपग्रह कितने हैं सबों का वो हमने दिखा दिया है। तो सबसे ज्यादा उपग्रह आप देख रहे होंगे कि शनि का है, ठीक है, 18। अब यहां हम देखेंगे कि दूरी में सबसे नजदीक बुध है, मरकुरी सूर्य के सबसे नजदीक बुध है, उसके बाद शुक्र है, ठीक है, उसके बाद पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है। इसको अरुण और वरुण हिंदी में बोलते हैं, और प्लूटो तो बाहर हो गया। इसको याद करने का एक तरीका है बच्चों, हम लोग सप्ताह देखते हैं, सोमवार मंगलवार बुधवार ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बुध से शुरू करेंगे, नजदीक ग्रह बुध के बाद बृहस्पति को छोड़ देंगे, बुध के बाद शुक्रवार आता है, शुक्रवार को हम लोग पकड़ लेंगे, ठीक है। तो बुध के बाद शुक्रवार, और शुक्रवार के बाद तुरंत पृथ्वी है, और पृथ्वी के बाद जो है मंगल शुरू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हनुमान जी हमारे साथ रहते हैं, मंगल कैसे छोड़ सकते हैं, है ना। तो मंगल के बाद बुध को फिर एक बार छोड़ देंगे, फिर बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति के बाद फिर जो है शुक्रवार को छोड़ देंगे, फिर शनि। तो ये याद करने का एक तरीका है, ठीक है, मंगल बृहस्पति शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, ठीक है, यूरेनस को अरुण, नेपच्यून को वरुण, ठीक है, अरुण वरुण, ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसे आप देख लेना एक नजर, ये बहुत ही अच्छा है और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि जो 8 ग्रह है बच्चों, इसको वैज्ञानिकों ने 2 वर्गों में विभाजित कर रखा है, ठीक है, 8 ग्रह,
कौन कौन? अभी हम बता चुके हैं 8 ग्रह। इनको 2 वर्गों में विभाजित कर रखे हैं वैज्ञानिक। ये 2 वर्ग के कौन कौन हैं? पहला वर्ग जो है वो है इनर प्लैनेट्स, दूसरा वर्ग जो है आउटर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स में 4 ग्रह हैं, आउटर प्लैनेट्स में 4 ग्रह हैं। ठीक है, इनर प्लैनेट्स 4 ग्रह कौन कौन है? याद करो, सबसे नजदीक में बुध, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी और फिर मंगल। ठीक है, तो ठीक है, तो ये 4 ग्रह आपके इनर ग्रह कहलाएंगे और इसको पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। कृष्ण भगवान क्या कहते थे? पार्थ। हर वक्त अर्जुन को क्या कहते हैं? पार्थ पार्थ पार्थ, आप ऐसे करो पार्थ। तो पार्थिव ग्रह यहां ऐसे याद कर लेना, ठीक है। और पार्थिव ग्रह का क्या मतलब होता है पता है? पार्थिव ग्रह का मतलब होता है वैसे सारे ग्रह जो कि पृथ्वी के समान है। ठीक है, पृथ्वी के समान है, वो भी धातु से बने हुए हैं। ठीक है, तो वो चट्टान से बने हुए हैं, चट्टान से तो सारे ग्रह हैं, लेकिन धातु वगैरह से बने हुए हैं, भारी मेटल से बने हुए हैं, वो पार्थिव ग्रह हैं चारों। ठीक है, दूसरा बाहरी ग्रह जिसको जोवियन ग्रह कहते हैं, जोवियन। ठीक है, जोवियन ग्रह जो है जुपिटर से नाम लिया गया है, बृहस्पति से। बृहस्पति को इंग्लिश में जुपिटर। ठीक है, जुपिटर जोवियन, जुपिटर जोवियन, जुपिटर जोवियन। ठीक है, तो जोवियन ग्रह 4 हैं बाहर में। कौन कौन है? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, ये 4 ग्रह हैं। तो आप लोग इसे याद कर लेना। अब इसमें अंतर कि भाई बाहरी और क्या अंतर है इसमें? ठीक है, तो भीतरी ग्रह में और बाहरी ग्रह में कुछ अंतर हमने दिखा रखा है, ये देख लेना। कि पहला है, कहता है कि पार्थिव ग्रह के जो भी पार्थिव ग्रह है वो जनक तारा, जनक तारा सूर्य को कहा जा रहा है। जनक तारे के बहुत समीप बने हुए हैं और उसमें तापमान बहुत ज्यादा है। ठीक है, फिर सूर्य से जो तापमान है, नजदीक होने के कारण सूर्य का तापमान क्या है, इसमें बहुत ज्यादा इसको प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर गैसों का संघनन नहीं हो पाई। जहां पे आप देखते हो थोड़ा सा हीट दोगे तो गैस जो है उड़ जाता है। ठीक है, जबकि जोवियन ग्रह में क्या है, तापमान कम पहुंचा तो वहां गैसों का संघनन बहुत ज्यादा हो गया। दूसरा क्या है, सूर्य के नजदीक होने के कारण पार्थिव ग्रह पर क्या हुआ कि गैस और धूल कण उड़ गए। क्यों उड़ गए? क्योंकि वहां पे सौर वायु बहुत ज्यादा तेजी से चल रही थी। ठीक है, सौर वायु बहुत ज्यादा तेजी से चलने के कारण वहां पर जो है धूल कण और गैस उड़ गए। ठीक है, जबकि जोवियन ग्रह तक सौर वायु कम पहुंची, इसलिए वहां पर धूल कण और वायु नहीं उड़ पाए। अगला क्या दोनों में अंतर है कि पार्थिव ग्रह छोटा होने के कारण इनमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम है, जबकि जोवियन ग्रह बहुत बड़ा है तो यहां गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये है इन दोनों में मुख्य अंतर। तो हमने क्या देख लिया बच्चों? ग्रह का निर्माण हुआ, ग्रह के साथ सौरमंडल का निर्माण हुआ, लेकिन हमारे चांद तो गायब रह गए। अब होगा चांद का निर्माण। क्यों? क्योंकि ग्रह का निर्माण हो गया है, चांद का निर्माण अब होगा। चांद के निर्माण के लिए वैज्ञानिक बोलते हैं, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसमें अपना अपना मत दिया है, लेकिन मुख्य रूप से जो डार्विन थे, जॉर्ज डार्विन थे, इन्होंने बताया कि पृथ्वी के बनने के समय लाखों वर्ष के बाद पृथ्वी जो था एक डंबल के शेप का था। ठीक है, डंबल का शेप जो देखते होगे जिम वगैरह में, इस तरह का एक डंबल होता है जिसमें एक्सरसाइज लोग करते हैं, है ना, ये एक डंबल है। तो डंबल के शेप का चांद पृथ्वी हो गया। डंबल के शेप का पृथ्वी था और वो घूर्णन कर रहा था। तो वो जो घूर्णन कर रहा था, घूर्णन करने के कारण एक डंबल का भाग, यह वाला भाग टूट कर अलग हो गया। कौन बोले? डार्विन महोदय बोले। वो बोले कि एक भाग टूट के अलग हो गया और एक भाग पृथ्वी रह गया, और यही जो है हम लोगों का चांद बन गया।
यही हम लोगों का चांद बन गया। ठीक है, तो डार्विन महोदय का ये विचार था, लेकिन वैज्ञानिकों में इसमें भी बहुत सारा मतभेद है। कुछ वैज्ञानिक और भी बोले कि नहीं, पृथ्वी के बनने के कुछ लाख साल के बाद, ठीक है, पृथ्वी के बनने के कुछ लाख साल के बाद, यहां पर देखेंगे चित्र में भी देखते हुए समझेंगे कि पृथ्वी के बनने के कुछ लाख साल के बाद एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड, जो कि शायद मंगल ग्रह से भी बड़ा होगा, वो पृथ्वी से आकर टकरा गई। देख रहे हैं ना, एक टक्कर लग रही है। ठीक है, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, ये एक एस्टेरॉयड है, बहुत बड़ा आकार में है। तो पृथ्वी जिस वक्त बन रही थी, लाखों वर्ष हुआ था ये बने हुए, तो उस वक्त पृथ्वी पिघला हुआ अवस्था में था, गर्म था। ठीक है, तो उसी समय एक एस्टेरॉयड आकर टकराया और पृथ्वी का एक बहुत बड़ा भाग बाहर निकलकर अंतरिक्ष में चला गया, लेकिन अंतरिक्ष में ज्यादा दूर नहीं जा पाया और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की चक्कर परिक्रमा लगाने लगा। ठीक है, एक ऑर्बिट में पृथ्वी की परिक्रमा लगाने लगा। परिक्रमा लगाने के क्रम में जितने भी मिट्टी, धूल कण या पदार्थ बाहर उड़ के गए थे, वो आपस में जुड़ने लगे और जुड़कर चांद का निर्माण किए। ठीक है, तो यहां पे भी एक सिद्धांत है चांद के निर्माण से संबंधित। तो अब जो है क्या हो गया, सौरमंडल बन गया, पृथ्वी का निर्माण हुआ, ग्रहों के निर्माण में पृथ्वी का निर्माण हुआ तो सौरमंडल बना और चांद का भी निर्माण हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब जो है मुख्य इस अध्याय का मुख्य भाग पृथ्वी का विकास है ना। पृथ्वी का भाई उत्पत्ति तो हो गई, पृथ्वी की उत्पत्ति हो गई, अब विकास। पृथ्वी जो बनी थी शुरू में बच्चों, तो बस ये देखो इसी तरह की थी, लाल और पिघली हुई अवस्था में। तो ये उद्भव के समय का है चित्र, पृथ्वी के उद्भव के समय का। उसमें बिल्कुल पिघली हुई अवस्था में थी और लाल थी। उस समय पृथ्वी पर हाइड्रोजन और हीलियम गैस सिर्फ पाए जाते थे। ठीक है, गैस के नाम पे हाइड्रोजन और हीलियम थी और वायुमंडल नहीं के बराबर थी, बिल्कुल विरल थी। जैसे अभी वायुमंडल है ना, हम लोग सांस ले रहे हैं, हवाएं चल रही है, तो ये बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल विरल था, बिल्कुल सन्नाटा और क्या कहोगे, कुछ था ही नहीं, सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम। ऑक्सीजन तो नाइट्रोजन वगैरह तो कुछ था ही नहीं। अब होगा ऑक्सीजन नाइट्रोजन वगैरह का निर्माण। ठीक है, तो क्या हुआ, उद्भव के समय में पृथ्वी की ये स्थिति थी। अब हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी धीरे धीरे ठंडा होने लगा, क्योंकि चांद का निर्माण हो गया, सौरमंडल का निर्माण हो गया। अब पृथ्वी धीरे धीरे समय के साथ साथ ठंडा होने लगा। जब ठंडा होने लगा तो क्या होगा, कोई भी वस्तु देखते हैं ठंडा होता है तो सबसे पहले उसके ऊपर का पपड़ी जो है ठंडा होता है, भले अंदर गर्म रह जाए। जैसे दूध खौलाते हैं हम लोग, तो दूध खौलाने के बाद एक पपड़ी जम जाता है, मलाई जम जाता है, वो ऊपर में जमता है, लेकिन दूध अंदर में क्या होता है, गर्म रहता है, काफी खौला हुआ रहता है। उसी तरह पृथ्वी का भी हाल था, ऊपर पपड़ी ठंडा होने लगा और फिर अंदर से वो गर्म था। तो पपड़ी ठंडा होने के क्रम में स्थल मंडल का, फिर पृथ्वी के स्थल मंडल का निर्माण होना शुरू हो गया। स्थल मंडल में प्रारंभ में जो है भारी मेटल, लोहा जैसे मेटल सब पृथ्वी के केंद्र में जाने लगे। ठीक है, और हल्का मेटल जो था, घनत्व में जो कम थे, वो बाहर ऊपर आने लगा। भारी अधिक घनत्व वाले मेटल अंदर, उससे कम घनत्व वाले उसके ऊपर, उससे कम घनत्व वाले उससे ऊपर, और सबसे कम घनत्व वाले उसके ऊपर, और जो बच गए वो वायुमंडल के निर्माण में भाग लेने वाले थे। ठीक है, तो ये हुआ उस समय जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। लेकिन जब चांद बना तो उस समय फिर से पृथ्वी पिघल गर्म अवस्था में आ गई और जो है फिर से इसका जो है परत दर परत मेटल ऊपर नीचे होने लगा और फिर ये परत बनाने लगे। और जो वर्तमान में परत है उसके उस प्रकार का ये परत बना लिए। सबसे ऊपर भूपर्पट्टी क्रस्ट, उसके नीचे मेटल, उसके नीचे आउटर कोर, उसके नीचे इनर कोर, सबसे अंदर जो है पिघली हुई अवस्था में इनर कोर, जिसका घनत्व तो सबसे ज्यादा है। इस पर एक अध्याय ही है बच्चों। ठीक है, आपके कक्षा में एक अध्याय है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसमें आप लोग इसको विस्तार पूर्वक पढ़ोगे। ठीक है, तो इस पे इतना ही आज अभी हम अब जो है
पृथ्वी पर हमने क्या देखा, स्थल मंडल भी बन गया, पृथ्वी का निर्माण भी हो गया। अब पृथ्वी पर वायु और जल मंडल की कमी रह गई। ठीक है, विकास में पृथ्वी पर वायु और जल मंडल की कमी रह गई। अब क्या हुआ, वायु और जल मंडल के निर्माण के क्रम में सबसे पहले जो सौर पवन थी, पृथ्वी का जो निर्माण हुआ, चूंकि सूर्य से पृथ्वी काफी नजदीक था, तो सौर पवन जब चली तो वहां से हीलियम, हाइड्रोजन गैस को उड़ाकर लेकर चली गई। ठीक है, तो सबसे पहले तो यह काम हुआ प्रथम अवस्था में। ठीक है, पहले अवस्था में जो है वहां पे वायुमंडल के विकास में ये हो गया, हाइड्रोजन हीलियम को उड़ा दिया। दूसरे अवस्था में क्या हो गए, पृथ्वी के भीतर से, पृथ्वी चूंकि जो बहुत ही गर्म था, ज्वलनशील अवस्था में थे, तो ठीक है, पृथ्वी के भीतर से जो भाप निकल रहा था, जलवाष्प निकल रहा था, वह वायुमंडल में चारों तरफ फैल रहा था। उसके कारण वायुमंडल में क्या क्या हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, पृथ्वी के गर्म होने से वाष्प और जलवाष्प वगैरह बहुत हीट बाहर निकल रहे थे, जैसे ज्वालामुखी फटता है तो गर्म कोई वस्तु होती है तो उसके साथ वायु जलवाष्प निकलता है, उसके साथ भाप निकलता है। तो हमें फिर उस समय क्या प्राप्त हुई, द्वितीय अवस्था में जलवाष्प प्राप्त हुई, नाइट्रोजन गैस प्राप्त हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ, मीथेन प्राप्त हुआ, अमोनिया प्राप्त हुआ, लेकिन ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं के बराबर प्राप्त हुआ। ठीक है, ये सारे गैस सेकंड स्टेज में प्राप्त हो गए, लेकिन ऑक्सीजन हमें नहीं के बराबर प्राप्त हुआ। ठीक है, चलो जल तो प्राप्त हो गए ना। फिर तीसरा अवस्था आया, आज से 250 से 300 करोड़ साल पहले, थर्ड फेज में, तीसरे अवस्था में जो है सबसे पहले एक कोशिकीय जीव का निर्माण हुआ, जिसको ग्रीन ब्लू शैवाल हम लोग कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक कोशिकीय जीव का निर्माण हुआ। कहां हुआ, क्योंकि द्वितीय फेज में जल का निर्माण हो गया था, तो महासागर, जल वगैरह बन गए थे, महासागर का निर्माण हो गया था। तो तीसरे फेज में एक कोशिकीय जीव के रूप में कब हुआ थे निर्माण, 250 से 300 करोड़ साल पहले। ठीक है, तो वो क्या काम किए, चूंकि वो पौधा थे, पौधा का ही एक भाग था, वो भी प्रकाश संश्लेषण करना शुरू किए। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड लेते थे और ऑक्सीजन वातावरण में छोड़ते थे। इस क्रम में ऑक्सीजन बहुत तेजी से और बहुत अधिक मात्रा में हमारे वातावरण में फैल गया, मौजूद हो गया। ठीक है, समझ रहे हो ना बच्चों? समझने में कोई परेशानी हो तो YouTube चैनल पे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे कुछ भी पूछ सकते हो। ठीक है, उस कमेंट का जवाब हम देंगे। अब ऑक्सीजन बन गया, एक कोशिकीय जीव का भी निर्माण हो गया समुद्र के अंदर, ऑक्सीजन भी बन गया। मतलब कहने का मतलब अब जो है पृथ्वी जीवों के रहने लायक, जीवों की उत्पत्ति के लायक पृथ्वी का बहुत हद तक निर्माण हो चुका था। कब? 300 करोड़ साल पहले, 300 अरब साल पहले, 300 करोड़ साल पहले। ठीक है, पृथ्वी के अब जो है नेक्स्ट पॉइंट और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति। सब चीज बन गया, हो गया है, वातावरण भी बन गया है, जलवायु भी बन गई है, तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति अब प्रारंभ हो रही है, जो कि पृथ्वी के विकास का अंतिम चरण है। ठीक है, इसमें जैसा मैंने बताया था कि एक कोशिकीय जीव बने, एक कोशिकीय जीव समुद्र में बने थे। ठीक है, वो जो थे ब्लू ग्रीन एलगी थे, जिसको आज का ब्लू ग्रीन एलगी से वैज्ञानिकों ने तुलना किया तो पता चला कि हाँ वही है। ये सब हमें कहाँ से मिला? ये जितने भी सूक्ष्मदर्शी जीव मिले वैज्ञानिकों को, वो पुरानी भूगर्भिक शैलों से प्राप्त हुए हैं। जो चट्टान है, शैल मीन्स चट्टान, जो चट्टान है उनसे हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो उनसे हमें ये सब प्राप्त होते हैं और मिले हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवन का विकास 380 करोड़ वर्ष पहले
आरंभ हुआ। पृथ्वी पर जीवन का विकास 380 करोड़ वर्ष पहले प्रारंभ हुआ। ठीक है, अब जो है बच्चों एक आपको भूवैज्ञानिक काल का मापक्रम मैं दिखा रहा हूं। इसमें अभी तक आप जो देखे 13.7 अरब साल ब्रह्मांड के निर्माण से लेकर आधुनिक मानव के उत्पत्ति तक, इसमें सारा कहानी दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आप एक नजर देखो। सबसे पहले बिग बैंग 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ बिग बैंग। ठीक है, विस्फोट। उसके बाद एक तारे का निर्माण 5 अरब वर्ष पहले हुआ, यानी सूर्य जैसे तारे का या सूर्य की भी उत्पत्ति जन्म कब हुई? 5 अरब वर्ष पहले हुई। ठीक है, उसके बाद जो है ब्लू ग्रीन एल्गी, देखो शैवाल का निर्माण जो है 2.5 अरब 3.8 अरब वर्ष पहले ब्लू ग्रीन एल्गी का निर्माण हुआ। ठीक है, उसके बाद जो है फिर देखोगे धीरे धीरे एक रीढ़ वाली हड्डी, रीढ़ वाली जीव जंतुओं का निर्माण हुआ, मछली का निर्माण हुआ, फिर कौन कौन से किस तरह के रेंगने वाले जीव का निर्माण हुआ, किस साल में कौन से जीव का निर्माण हुआ, वो सब दिए हुए। जुरैसिक काल में डायनासोर का निर्माण हुआ, जिसे डायनासोर युग भी कहते हैं। ठीक है, और क्रिटेशियस काल में जाकर डायनासोर विलुप्त हो गए। ठीक है, ये सारा इसमें दिए हुए। फिर जो है फिर आप देखोगे कि यहां पे आरंभिक मनुष्य जो थे, जो कि आदि मानव कहलाते थे, उनका 10,000 से लेकर 20 लाख वर्ष के बीच में, जिसको होमोसेपियंस हम लोग बोलते हैं, उनका काल रहा। ठीक है, 10,000 से लेकर 20 लाख वर्ष के बीच में होमोसेपियंस जो कि आदि मानव कहलाते थे। और जो है आधुनिक मनुष्य जो कि हम और आप हैं, अभी से लेकर 10,000 साल पहले तक, यानी 10,000 साल पहले इनका निर्माण हुआ। हम लोगों के पूर्वजों का निर्माण तो लाखों वर्ष पहले हो गया था। ठीक है, होमोसेपियंस के रूप में। लेकिन जो है आधुनिक मनुष्य का निर्माण की बात करेंगे तो वो 10,000 साल पहले वैज्ञानिक कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपको इस पृथ्वी के उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित जो भी आपको पढ़ाना था, बताना था, हमने बता दिया। कुछ आप लोगों को गृह कार्य हम दे दिए हैं। गृह कार्य में लघु उत्तरीय प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हमने दे दिया है। अब बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, उसमें नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है ना, और इसमें आप जो भी प्रॉब्लम हो तो यूट्यूब में गया गाइडेंस प्रोग्राम में आप आइए, और यहाँ पे जो है आप कोई भी कमेंट कुछ भी लिखें, उस पर आप बताएंगे, कोई भी सवाल हमसे पूछेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर लेकर हम नेक्स्ट डे आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों, और जय हिंद।